नमस्कार, मैं हुराना। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स और मैच बॉक्स की टीम जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लगातार दौरा कर रही है और विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रही है। आज इसी क्रम में रघुनाथपुर विधानसभा के एक भावी प्रत्याशी से मैं मिलने जा रहा हूं और आपको मिलाने जा रहा हूं। हमारे साथ हैं हैप्पी यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हैप्पी यादव जी के बारे में बता दूं कि ये पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी के पुत्र हैं और अभी वर्तमान में भाजपा के युवा जिलाध्यक्ष हैं। हैप्पी यादव जी रघुनाथपुर से अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से पेश कर चुके हैं और ये टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक भी हैं। हैप्पी यादव जी, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मुझे अगर टिकट मिलती है, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, तो पहला मुद्दा रहेगा कि राजनीति में जो युवा उपेक्षित हैं उन्हें राजनीति में लाकर समाज सेवा और जनता के हित के लिए जितने भी जन कल्याण के कार्य है उन्हें करने के लिए मैं एक्टिव करूंगा। विकास मुद्दा और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से समाज में बढ़ रहा है उसको रोकने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपके साथ एक तगमा भी जुड़ा है। आपके पिताजी को कहा जाता है कि सीवान में जब क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर था तो उस टाइम उन्होंने संघर्ष किया और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है और इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि सीवान का क्राइम ग्राफ कंट्रोल करने में आपके पिताजी का योगदान रहा है। आपसे सवाल है, रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं और एनडीए से चुनाव लड़ने वाले, अभी ये क्लियर नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा, जदयू को या भाजपा को। आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं और आपकी दावेदारी से मैं देख रहा हूं कि काफ़ी लोग घबराए हुए हैं। देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे जनता दल यूनाइटेड, कोई भी दल का उम्मीदवार आए, मेरी सोच, मेरी पिताजी की सोच और सिद्धांत अपराधी छवि के उम्मीदवार को हम लोग बहिष्कार करेंगे और विरोध भी करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल स्वच्छ छवि के युवा नेता, युवा चेहरा लेके आए, हम लोग समर्थन करेंगे। एनडीए के साथ हैं। एनडीए के हित में जो भी कार्य होगा वो हम लोग करेंगे। मैं कल देख रहा था, एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें आपके पिताजी के बारे में कहा गया कि वो टिकट कटवाते हैं, तमाम तरह के आरोप उन पे लग रहे थे। राजद के पूर्व मंत्री का मैंने स्टेटमेंट देखा तो वो कह रहे हैं कि हैप्पी यादव अभी नौसिखिया हैं, वो राजनीति क्या करेंगे? देखिए, जितने भी हमारे चाहे राजद के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे माले के हों, मेरा उम्र उनसे कम है। वो हमारे गार्जियन तो लोग हैं और मैं बता देता हूं कि मैं 14 साल में उन्हीं लोगों से मैंने सीखा है कि राजनीति के किस तरह से कार्य करना चाहिए। राजनीति में मैं अपने पिता से सीखा हूं कि सेवा भाव और संस्कार और जो भी नीतियां हैं वो सीखना चाहिए। कूटनीतियाँ विरोधियों से सीखे हैं कि कूटनीति किस तरह करते हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हों और चाहे बाहर के लोग हों। तो जो लोग नौसिखिया सीख रहे हैं, तो मैं तो पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या मैं विकास की मुद्दा उठाता हूं, युवाओं के विषय में मैं बात करता हूं, युवाओं को हित और समाज के जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके विषय में हम चर्चा करते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि मैं नौसिखिया हूँ। तो उनके नज़र में नौसिखिया हूँ, लेकिन जनता के बीच में जिस प्रकार से मैंने कोरोना की महामारी में लोगों को सेवा किया, अपना नंबर जनरेट किया, अपना वेबसाइट जनरेट किया, देश के अन्य राज्यों में फंसे जितने भी श्रमवीर मजदूर थे उनको बुलाने के लिए, उन तक राशन पहुंचाने के लिए, उनके स्वास्थ्य और उनके परिवार के बीच में एक सेतु टीम के माध्यम से हमने अपना संपर्क साधने का कार्य किया। क्या कोई ऐसे जो पूर्व मंत्री हुए, पूर्व विधायक हों, यहाँ तक कि वर्तमान भी जितने लोग हैं, बहुत कम ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो कोरोना की महामारी में अपनी उपस्थिति दर्ज किए थे। मैं तो गर्व से कह सकता हूं कि मेरे जो सेतु टीम जिस प्रकार से सीवान जिले में इस कोरोना के महामारी में सेवा भाव से कार्य करते आ रही है, करते रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात। अभी जैसे कोरोना काल है और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई है और लगातार ट्विटर पे ट्रेंड किया जा रहा है कि रोजगार इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि रोजगार पे ही इस बार चुनाव होगा। पिछले 15 साल से उनकी सरकार है, 2 साल वो महागठबंधन में थे, बाकी एनडीए की ही सरकार है।
पिछले 15 सालों में रोजगार की व्यवस्था बिहार में नहीं हुई, तो अब कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि वो रोजगार की व्यवस्था करेंगे बिहार में? देखिए, रोजगार की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए आपने देखा होगा कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को एक रोजगार देने का माध्यम सरकार ने बनाई थी। बिहार सरकार ने भी बिहार कौशल योजना के अंतर्गत युवाओं को और जितने भी हमारी भाई बहनें हैं उनको शिक्षित करके, प्रशिक्षित करके और एक प्राइवेट कंपनियां में जॉब देने का कार्य शुरुआत हुई थी। आप वास्तविक में मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं एक युवा हूं, युवा के नाते से मैं स्वीकार कर रहा हूं कि रोज़गार की और अच्छी तरीके से रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे मैं आपकी बातों को दरकिनार नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे इंडस्ट्री लगना चाहिए। जिस तरह से आप देखे हैं मुंबई, गुजरात, दिल्ली, वहाँ की सरकार जो है व्यवस्था करती है, लीज पे ज़मीन उपलब्ध कराती है, बिजली मुफ्त में देती है, पानी की व्यवस्था करती है। लोग अपना जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपना पैसा अपने स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। वैसी एक नियम बनना चाहिए, उस अंतर्गत कार्य करना चाहिए। रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए और रोजगार की डिमांड है, सरकार को माहौल तैयार करना पड़ेगा। आपके पिताजी पे लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने विकास नहीं किया है अपने 10 साल के कार्यकाल में। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जिनको विकास नहीं दिख रहा है उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्व में वो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे जो भी लोग हैं, चाहे विधायक हों, पूर्व विधायक हों और पूर्व सांसद हो। हम विकास की बात करते हैं, रघुनाथपुर की नहीं बात करते, पूरे सिवान जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हर गांव को जोड़ दिया गया। आप धीरज क्षेत्र नारायण गांव से आते हैं, पहले आने में आपको 1.5-2 घंटा लगता था सिवान आने में, लेकिन आज 35 से 40 मिनट में आप सिवान आ सकते हैं, चाहे दरौली से हो, गुठनी से हो, चाहे कहीं से भी हो। पहली बार माननीय पूर्व सांसद जी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने देखा कि देश की आज़ादी के बाद 70 साल हो चुका है देश की आज़ादी, बहुत सी ऐसी गांव थी जहां पे बिजली नहीं था, ट्रांसफार्मर नहीं था, पोल नहीं था। सांसद मत से कम 200-250 ट्रांसफार्मर और तार पोल की व्यवस्था उन्होंने कराई। फिर दोबारा जब एनडीए की सरकार बनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण के द्वारा गांव-गांव तक बिजली पहुंच गया। फिर आपको बता दूं कि सांसद मत से कम 12 करोड़ के लागत से, चाहे छठ घाट हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे नाला हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, या खिलाड़ियों के लिए ठहरने के लिए भवन हो, चाहे सौर ऊर्जा हर सार्वजनिक जगह पर लगाने की व्यवस्था रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय पूर्व सांसद ने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि विकास की क्या उपाधि होती है। रोड, बिजली, सड़क, पानी, नहरों की पक्कीकरण, ये सब व्यवस्था रघुनाथपुर विधानसभा में हो चुका है, 10 वर्षों में हुआ है। अब रहा बात लोगों को उद्योग कारखाना लगाना है, तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार जिस प्रकार से माननीय पूर्व सांसद जी ने सूता फैक्ट्री खुलवाने की मांग की, सदन में चीनी मिल खुलवाने की मांग की, केंद्रीय विद्यालय को ज़मीन उपलब्ध कराने की मांग की, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। तो इसमें माननीय पूर्व सांसद की क्या गलती? इसमें सरकार की सोचनी चाहिए। जो आपके जनप्रतिनिधि आवाज़ उठा रहे हैं उस पर गंभीरता से लेकर इस चीज़ को उठाना चाहिए। आपने देखा होगा कि सिसवन ओवरब्रिज जो बहुत दिन से मुद्दा था, उसको स्वीकृति हमारे पिता पूर्व सांसद जी ने उसको दिलवाया। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति माननीय पूर्व सांसद ने दिलवाया। ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, एनओसी बिहार सरकार नहीं दे पा रही है, जिसके वजह से ये सब काम लंबित है। एक मुद्दा है, रघुनाथपुर विधानसभा की बात करें तो मैं हर एक प्रत्याशी से वो सवाल करता हूँ, रघुनाथपुर का रेफरल अस्पताल। आपके पिताजी 10 साल सांसद रहे, उन्होंने भी सुध नहीं लिया। 15 साल एनडीए की सरकार है जिसमें 13 साल सरकार रही, किसी ने सुध नहीं लिया। जब से रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल बना है तब से लेकर अब तक किसी ने वहाँ पर जाकर के कोई काम नहीं करवाया है। नतीजा ये है कि पिछली बाढ़ में वो पूरा हॉस्पिटल डूबा हुआ था और इस बार भी डूबने के कगार में है। भवन जो है वो पूरी तरह से जर्जर है। उस हॉस्पिटल में लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, जबकि पूरे इलाके का प्रसव उसी अस्पताल में होता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो आपने कहा कि कोई जनप्रतिनिधि
उस रेफरल हॉस्पिटल के विषय में नहीं सोचा। माननीय पूर्व सांसद जी ने 22 लाख के लागत से उसमें भवन बनाने का काम किए हैं और माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके उस रेफरल हॉस्पिटल की सब कुछ व्यवस्था कराने की उचित मांग किए और हमको लग रहा है कि उसको गंभीरता से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लेकर और रिकमेंड भी कर दिए हैं उसको रेफरल हॉस्पिटल को उसका उचित व्यवस्था करने का। उम्मीद करते हैं क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब सीए के एक रैली के लिए रघुनाथपुर शहीद मैदान में जाते हैं तो बगल के रेफरल अस्पताल में देखने तक नहीं जाते हैं। खैर, अभी चुनाव में समय है और कोरोना काल है, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। किसको देखते हैं कॉम्पिटिटर के रूप में आप? देखिए, आप सभी प्रत्याशी से मिल चुके हैं और जो भावी प्रत्याशी हैं जिस प्रकार से बौखलाहट है, तो हमको नहीं लग रहा है कि वहाँ पे चाहे राजद के लोग हों चाहे एनडीए में भी जितने भी लोग हैं उनको लग रहा है कि हैप्पी यादव आएंगे तो यहाँ पे जो 2015 की स्थिति एनडीए की थी वो इस बार रघुनाथपुर विधानसभा में 2020 में वो जीत दर्ज करके और अपना झंडा लहराने में कामयाब होंगे। इसलिए बहुत लोगों को बेचैनी है, चाहे हमारे पार्टी के अंदर के लोग हों चाहे राजद के लोग हों। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको टिकट मिले और आप इस विधानसभा से चुनाव लड़े रघुनाथपुर से। जब तक चुनाव नहीं होता है, क्योंकि अभी अटकलें लगाई जा रही है कि कोरोना का केस जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें चुनाव को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और टिकट का भी फैसला नहीं हुआ है। तो जब तक ये दोनों फैसला नहीं हो जाता है, रघुनाथपुर विधानसभा की आम जनता से कोरोना और चुनाव दोनों को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से कोरोना की महामारी में जिस प्रकार से देश में और अपने राज्य में जिस तरह बढ़ा है, सिवान जिले में जिस तरह बढ़ा है, मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि अपने परिवार के साथ सुरक्षित और मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा और ये बातचीत उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी सार्थक लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद हैप्पी जी। धन्यवाद। तो हमारे श्रोता बंधु और दर्शक बंधु, अगर ये बातचीत अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैच बॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि रघुनाथपुर विधानसभा के हर एक मोबाइल में ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।